शुरू करते हैं, बाकी लोग फिर ज्वाइन इन कर लेंगे लेटर ऑन। तो चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। अच्छा, सीआर मौजूद है जनाब? यहाँ पे अभी ग्रुप में उसने ज्वाइन कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर, इधर ही हूँ। यस सर, इधर ही हूँ। अच्छा बेटा, यार एक काम कर दो जरा प्लीज, एक ना ये ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंट बना दो, जैसे वर्ड का होता है, सही है? तो सारों के साथ उसका लिंक शेयर कर दो। और जो भी लोगों के एग्जाम के बारे में क्वेश्चंस है ना, यानी जिसका भी जो कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन है उसका बता दें। मतलब क्वेश्चन के बारे में बता दें, एक आधी लाइन लिखते हैं या क्वेश्चन तो आई होप के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे क्वेश्चंस में। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो एक गूगल डॉक्यूमेंट बना के आप लोग अपनी तरफ से कंप्लीट कर लें, तो फिर मैं भी उसको देख लूंगा और अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं करेक्ट कर लूंगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है सर, मैं आपको ठीक है उसका सर, मैं रिस्पांस भी आपको उसका आपसे शेयर रिस्पांस करता भी आप जी ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो डील कर रहा है, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, तो मटेरियल्स में हमारे पास कंडक्टर्स हैं और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये दो मटेरियल्स हैं हम कंसिडर कर रहे हैं। इंसुलेटर्स को हम इस वजह से कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि जो दो दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द मटेरियल्स, एक कंडक्टिविटी और दूसरी परमिटिविटी। कंडक्टर्स में इन दोनों की वैल्यू काफ़ी पुअर होती है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में इन दोनों की वैल्यू काफ़ी पुअर होती है, तो जिसका मतलब ये है कि इंसुलेटर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनकी सेहत पे या ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्योंकि उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे इन आवर स्टडी। बाकी जो दो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उसमें हमने कंडक्टर को स्टडी किया और डाइलेक्ट्रिक को स्टडी किया है, और हमने ये देखा है कि अगर आप कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके दो केसेस हैं। एक केस ये है कि कंडक्टर किसी भी, अच्छा इन सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। ठीक है, देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड applied through probably some permanent source। ठीक है, तो एक केस हमने ये देखा कि जब कंडक्टर की इटसेल्फ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सारे का सारा कंडक्टर जो है वो एक इनर्ट स्टेट में मौजूद है। अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो जो कंडक्टर है उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो कि एक्सटर्नल के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। तो विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर या ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डेवलप नहीं होती। जो दूसरा केस है उसमें यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और एक जो है उसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने क्रिएट किया है तो अब बात थोड़ी इररेलेवेंट हो जाती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और उसकी इंटेंसिटी बेस करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये होता है कि वो चार्जेस को बाय फोर्स या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और जब ये चार्जेस को मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो उससे जो है वो करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से करंट एक जगह, फिर तो कंडक्टर्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा हो जाता है। जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी नॉर्मली विदाउट दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनर्ट होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पोलराइज हो जाते हैं। जब वो पोलराइज होते हैं तो रिगार्डलेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, पोलर का मतलब ये
कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें डाइपोल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और नॉन पोलर का मतलब ये है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें कोई डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो दोनों में ऐसे होता है कि डाइपोल्स या तो क्रिएट हो जाते हैं, और अगर जब भी वो क्रिएट होते हैं जब भी वो क्रिएट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। एक मिनट बेटा जरा प्लीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि विद इन द मटेरियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एनहांस कर जाती है। ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्सटर्नल एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स लाइंस मटेरियल में से पास कर रही होती हैं, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जब मटेरियल खुद भी पोलराइज हो जाता है तो विद इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल उस पोलराइजेशन की वजह से मजीद फ्लक्स लाइंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो आप यूँ कह लें कि इस सेंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हमें फ़ायदा ये होगा किसी भी जगह के ऊपर कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन हम फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी ओवरऑल चार्ज एक्यूमुलेशन को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम ये करेंगे कि हम किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम फ्री स्पेस की बजाय एक ऐसा मटेरियल यूज कर लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसकी परमिटिविटी वेरी हाई हो या ऑन द हायर साइड हो। ठीक है, तो वो हमें एक एडेड एडवांटेज दे देता है। तो ये दो टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी किया है, और उसके दो इफेक्ट्स हमने देखे हैं, कंडक्टर्स के ऊपर और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। अब हम कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक पैरामीटर स्टडी किया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और उसका मतलब ये था कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बियॉन्ड दैट पॉइंट ले जाएं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बियॉन्ड दैट पॉइंट ले जाएं तो आपका जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं जो कि टाइटली कपल्ड हैं वो फ्री चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो कि हो सकता है कि अगर हम एक कंडक्टर क्रिएट करना चाह रहे हो तो उस हवाले से तो हमारे लिए एक अच्छी बात हो, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक का जो एडवांटेज है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के एनहांसमेंट है, वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स तो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज या क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ऐसे मटेरियल्स जो कि लीनियर हो, जो कि होमोजीनियस हो और जो कि आइसोट्रोपिक हो। ठीक है, तो इन तीनों डेफिनेशन को हम सिर्फ देखेंगे। तो एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कि अगर आप जो डी है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो डी उससे लीनियरली वेरी करेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा वेयर दिस इज लीनियर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इज अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा क्या है, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो भी आपने मटेरियल लिया है तो आपने उसका जितना भी पीस लिया है मटेरियल का, तो ओवर दिस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कंडक्टिविटी और परमिटिविटी ये दोनों जो हैं वेरी नहीं करती। ठीक है, तो इट इज सेम, इफ इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस मटेरियल, तो फिर हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है वो होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा आइसोट्रोपी में ये है कि डी और ई आर इन द सेम डायरेक्शन उस मटेरियल के ऊपर। अगेन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर एंड डी इज अ वेक्टर, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। ठीक है, बिकॉज इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ओनली अ स्केलर कांस्टेंट। सही है,
तो एक ऐसा मटेरियल विल बी एन आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर ये बात ट्रू है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन में कुछ चेंज आता है, वेक्टर डायरेक्शन में कुछ चेंज आता है, तो फिर द मटेरियल विल नॉट बी आइसोट्रोपिक। ठीक है। तो सिर्फ इन तीन चीज़ों को देखेंगे हम, और हमारे जितने भी स्टडी होगी वो ऐसे मटेरियल्स के ऊपर होगी जो कि लीनियर है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। ठीक है। इन होमोजीनियस या एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की हुई है कि जितने भी फॉर्मूलाज फॉर दीज मटेरियल्स, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, जितने भी फॉर्मूलाज हमने चैप्टर नंबर 4 में देखे हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फोर्स, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो चीज़ें भी हमने देखी हैं, डाइपोल्स, तो इन सारों में जहां जहां पे प्रीवियस एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे अब हम एप्सिलॉन का इस्तेमाल करेंगे, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। तो जहां कहीं हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे अब हम एप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। एंड ये जो एप्सिलॉन है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, टोटल परमिटिविटी। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। तो ये कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे प्रीवियसली इट वाज ओनली एप्सिलॉन नॉट, बट नाउ बिकॉज वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, तो नाउ रिलेटिव परमिटिविटी भी यहाँ पे हमारे पास आ गई है। जी, इस एग्जाम्पल को देखिए और बताइए कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखिए जरा प्लीज। ठीक। पोलराइजेशन वेक्टर आपको गिवन है ए आर, और ए कांस्टेंट है, और आर वेक्टर आपको यहाँ पे दे दिया है उन्होंने। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि फाइंड ऑल बाउंड चार्ज डेंसिटीज एंड शो एक्सप्लिसिटली दैट टोटल बाउंड चार्ज वैनिशेस। ठीक है। हमारे पास दो बाउंड चार्ज डेंसिटीज हैं, रो रो एस एंड रो रो वी, and I think this is equal to del dot P, and this is equal to P dot AN है मेरा ख्याल। let us see कि क्या है। जी, P dot AN एंड माइनस डेल डॉट P। ठीक है। तो ये हमारे पास दो चार्ज डेंसिटीज हैं। तो इसमें अब एक बात आप देखिए कि उन्होंने आपसे कहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक क्यूब है, साइड उसकी एल है, सेंटर एट द ओरिजिन है। एक्स वाई एंड जेड, तो ईच साइड इज एल। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास छह सरफेस चार्जेस होंगे।
ठीक है, 6 सरफेस चार्जेस होंगे। तो इन्होंने एक्स के लिए पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, तो पी डॉट ए एक्स, इसी तरह पी डॉट ए वाई होगा पी डॉट माइनस ए एक्स। तो ये, तो इन्होंने इसको एक के लिए कैलकुलेट कर लिया, एंड देन दे सेड के जो टोटल बाउंड चार्ज होगा, बिकॉज वी हैव 6 सरफेसेस, तो ओवरऑल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज फॉर वन सरफेस। तो टोटल सरफेस चार्ज कैलकुलेट कर लिया यूजिंग रो एस डी एस। ठीक है, तो दिस वुड बी फॉर वन सरफेस, और फिर 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। देन जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो डिटरमिन कर ली यूजिंग दिस रिलेशन, उससे ये जवाब आया। टोटल चार्ज जब कैलकुलेट किया तो रो वी डी वी, उससे हमारे पास ये जवाब आया। जब टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया, विच इज टोटल सरफेस बाउंड चार्ज एंड टोटल वॉल्यूमेट्रिक बाउंड चार्ज, तो टोटल जवाब हमारे पास 0 आ गया। बिकॉज ये हमने पीछे भी देखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऑल्दो कि वो फ्लक्स डेंसिटी को एनहांस करता है, लेकिन इटसेल्फ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इनर्ट ही रहता है। उसका अपना कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप उसको हाथ लगाएं तो देयर इज नो चार्ज ऑन द बॉडी, यू डोंट फील एनी करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी अगर आप उसको लगाएं। इसी तरह से सेम सिनेरियो है इसमें भी। एक रॉड है, ऐसे कुछ, जो पोलराइजेशन है वो लॉन्ग दिस लेंथ है। कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, सरफेस चार्ज एट ईच एंड, शो एक्सप्लिसिटली टोटल बाउंड चार्ज vanishes in this case। ठीक है, तो one surface is this, the other surface is this, and the third surface is this। px की ये हमारे पास है। ठीक है, तो देर वुड बी वन सरफेस जिसके ऊपर ये चार्ज है, उसके ये पैरेलल होगा। दूसरा जो है वो इस सरफेस के पैरेलल होगा, इस सरफेस के प्रोपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है पोलराइजेशन। और जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है वो अगेन, तो सेम पी डॉट ए एन, एंड तो इसको आप कैलकुलेट करके 2 टाइम्स कर लेंगे, और जो ये है इट वुड बी डेल डॉट पी। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल की तरह जब दोनों को आप कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो ओवरऑल जवाब आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए जी। यहाँ पे व्हाट इज टेलिंग यू कि यू हैव प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो ई फील्ड है दैट इज 10 किलो वोल्ट पर मीटर, जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 1.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट आपने क्या करना है, डी, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी भी आपके पास है 2.55। तो जी बताएंगे कैसे करेंगे हम इसको। पार्ट नंबर ए में क्या करेंगे प्लीज। सर वो जो भी सर वो फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था, फॉर्मूला रिलेटिव था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या परमिटिविटी फ्री स्पेस परमिटिविटी इनटू फ्री ई कर स्पेस देंगे। इनटू ई कर देंगे। ठीक है, E is equal to epsilon E। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, E कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये वो सही वो रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, वो मैंने जब ये कहा ना आपको कि एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों आ गए। ठीक है, सर वो हो मुझे गया। रिपीट होके आई जा रही मेरी वॉइस वापस। सॉरी,
लेट मी फाइंड दी हेडफोन्स प्लीज, मैं हेडफोन्स लगा लूं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक मिनट प्लीज। सॉरी बेटा, मुझे हेडफोन्स नहीं मिल रहे, तो चले। ओके अच्छा, पोलराइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्ट नंबर बी। सर ये हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे इसके साथ जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान? अच्छा, किसी और चीज सोचे। सर ये जो हमारा है वाला फार्मूला पता कोई नहीं, फॉर्मूला लिखवाएं या कोई तरीका बताएं जो आप कह रहे हैं प्लीज। फार्मूला है सर ये एप्सिलॉन नॉट ई। सर जो फ्री स्पेस की हमारे पास ये बेसिकली जो आती है हमारे पास डी निकलता है फ्री स्पेस के लिए, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ। सर डी इंटू 1.5 mm। पर नो नहीं सर, डी नहीं, सॉरी सर। उससे निकलेगा क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन सर हमारे पास इनके दरमियान का जो वो आएगी ना, पोलराइजेशन आएगी जो फ्री स्पेस में हमारे ओके, पास बेसिकली है। अच्छा आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं P इज इक्वल टू क्यू डी, आप ये कह रहे हैं। यस सर। अच्छा, लेकिन Q हमारे पास है नहीं, सर कैपेसिटेंस भी नहीं। हमारे पास चार्ज डेंसिटी है ना, डी है हमारे पास। अगर हम फ्री स्पेस के लिए निकाल लें हमारे पास, प्लस डेंसिटी है ना। अच्छा अगर ठीक हम है सर नहीं हम सिर्फ फ्री स्पेस के लिए निकालें ना। अच्छा अगर हम थोड़ा सिंपलर अगर रखें, चलिए ठीक, मेरा ख्याल है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास डी मौजूद है, हम गॉसेस लॉ को फॉलो करके इससे यानी यहाँ जाएं, फिर हम यहाँ से रो वी पे जाएं, तो हमारे पास टोटल सर चार्ज आ हमने जाएगा डी Q। निकालने के लिए सर हमने एप्सिलॉन और ई को मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दें तो नहीं बेसिकली सिर्फ नहीं, हमारे पास फ्री स्पेस की आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 mm के साथ। बेटा स्टिल यानी उससे होगा क्या, मुझे समझ नहीं लग रही ना। यानी सर आप हमारे पास ये पोलराइजेशन कह आ जाएगी। बेटा आप ये कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही है। यस सर। तो इससे पोलराइजेशन कैसे आती है आपके पास? सर उल्टा हमारे पास जो दरमियान में उसके डिस्टेंस है, प्लेट्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1.5 mm है, तो उनके दरमियान में जो चार्ज होगा तो वो बेसिकली पोल्स क्रिएट कर रहा होगा ना। जी मैं बेटा यही कह रहा हूँ कि चार्ज की वैल्यू कहाँ से आएगी, यानी इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ। जो ये बात है, ये क्यू कहाँ से आएगा? इसमें क्यू अननोन है ना, डी हमें पता है, क्यू अननोन है, ये कहाँ से आएगा? ये आप इस तरीके से प्रपोज कर रहे हैं जो ये लिखा हुआ है? सर क्यू का हमारे पास फार्मूला था ना कोई बेटा चार्ज का। ये इस तरह का कोई फॉर्मूला आपके जहन में है? इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो भी नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी है ना, दिस इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है? तो ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटेड टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हमारे पास रिलेटिव परमिट, क्योंकि इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रीवियसली हमारे पास ये होता है डी, और जब पोलराइजेशन हो जाती है तो हमारे पास डी जो है वो 1 + x e और कुछ इस तरह से, प्रोबेबली ये कोई फॉर्मूला था, अभी हम आगे जाके देख लेते हैं।
एंड दिस इज रिलेटेड टू रिलेटिव परमिटिविटी, तो इससे कुछ निकलेगा। लेट मी सी कि क्या है सॉल्यूशन। अभी नहीं देखते हम, ये यहाँ से ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। दिस इज पोलराइजेशन। नजर आ गया सारों को? कुछ इस तरह की कुछ चीज होनी चाहिए। लेट अस सी के इसके लिए हमारे पास क्या सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो दिस इज 1 प्लस एक्स ई विच इज दी रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक्स ई इज इक्वल टू सही, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो नाउ इसका मतलब ये होगा कि P इज इक्वल टू relative permittivity minus 1 permittivity of free space multiplied by E। तो हमारे पास ये भी गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये भी गिवन है, तो हमारे पास P आ जाएगा। सही है कि नहीं? ओके और नॉट? ओके सर, लेकिन इसमें पहले हम डी फाइंड कर रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट डी था। जी ठीक है, तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है। करें फाइंड, मैंने मना तो नहीं किया। सर डी डी में पी भी है। नहीं बेटा, ओहो बच्चे, डी में पी नहीं है। डी का रिलेशन अभी भी यही रहेगा, ठीक है। प्रीवियसली जो डी का रिलेशन था वो एप्सिलॉन नॉट के साथ था, ठीक है। एक मिनट बेटा। और अब जो डी का रिलेशन है वो एप्सिलॉन के साथ है, ठीक है। परमिटिविटी प्रीवियसली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, और अब परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। जब हमने इसको रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो पोलराइजेशन का इफेक्ट इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। तो हम अपने रिलेशन को चेंज नहीं कर रहे। जो दूसरा है उसमें हम खाली पोलराइजेशन डिटरमिन कर रहे हैं, और इसी वजह से हम उसको ससेप्टिबिलिटी के रेफरेंस से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी में अब हमने देखा है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी का इफेक्ट है वो उसमें खत्म हो जाता है। तो P इज इक्वल टू अभी जो मेरे ख्याल रिलेशन हमने निकाला था, E, और जो ये है दिस इज नाउ 1 माइनस रिलेटिव परमिटिविटी, या रिलेटिव परमिटिविटी माइनस 1, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए पोलराइजेशन में रिलेटिव परमिटिविटी का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। अच्छा ये बताइए जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज ऑन द प्लेट्स। अब आप देखिए दिस इज फ्री चार्ज, जिसका मतलब है कि दिस इज रो एस। दिस इज सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन चार्ज, जिसका मतलब है दिस इज रो पी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास है पी डॉट ए एन, और ये हमारे पास क्या है, रो एस कैसे निकलेगी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्यों जनाब? आवाज आ रही बच्चों? यस सर। जी बता नहीं रहे, ये कैसे निकलेगी? सी पार्ट कैसे निकलेगा? अभी भी आप लोगों ने मिट दिया यार, 2 हफ्ते भी नहीं हुए पूरे।
सर जो सरफेस चार्ज जो सर हमारे पास पैरेलल प्लेट का पैसा जो हमारे पास डेंसिटी हमने प्लेट्स पे निकाली है जी बोलो 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 बोलो, मैंने वो दोनों सेम नहीं होंगी? बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास क्या रिलेशन था? ये था कि खाली एप्सिलॉन नॉट था, क्या था? इज इट दिस और दिस? 1/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं था पता नहीं, मेरे ख्याल से। आप बताओ 1/2 है या खाली एप्सिलॉन नॉट है? आई थिंक खाली ये है। तो अब ये एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अब मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से E मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, ये सरफेस चार्ज होना चाहिए क्योंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन चार्ज होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल सर डिफरेंस बताओ। E इज इक्वल टू V बाई L वाला फार्मूला था, तो L की जगह D लिख लेंगे। E इज इक्वल टू V बाई L कोई ऐसा फार्मूला था, वो यूज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं बेटा। देखो ना, हमें पता है कि V इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ठीक है? तो यहाँ पे डी एल हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी दिस इज 1.5, राइट? ऐसे ही है। या E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, जिसमें डेल वी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ना, तो इसमें अगेन जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। तो आई थिंक यू आर राइट इन दिस। तो V इज इक्वल टू E इंटू एल, वेयर एल इज 1.5 मीटर, 1.5 मिलीमीटर। लेट अस सी कि हम हमारी ये सारी कहानी दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ। तो ठीक है, पहली बात में हम सरवाइव कर गए, ओके गुड। दूसरी बात में भी हम सरवाइव कर गए, वेरी गुड। तीसरी बात में हम सरवाइव कर गए या नहीं किए? नहीं किए। ये इन्होंने किसी और तरीके से निकाली है। सर से ठीक है, उसी और D जी जी सेक्शन में करके। ठीक। ये ऑलरेडी डी बन गया ना, यस। ये ऑलरेडी डी बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी सरवाइव कर गए। दिस वन इज ऑलरेडी गिवन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मैं तो सरवाइव कर गया, मुझे इसका मतलब है थोड़ी बहुत आती ही है। मैं तुम लोगों का पता नहीं है, ठीक है बेटे। देखो, अब आपको मिड में भी अंदाजा हो गया कि आपका दिमाग थोड़ा इस तरह से चलेगा तो आप अ, यानी अच्छे नंबर ले पाओगे, जिसके लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। दिमाग खोल के बुक रीडिंग करना। और मिड से यही बात साबित हो रही थी कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स की हुई हैं, उनकी तैयारी भी की हुई है, लेकिन आप लोगों ने बुक रीडिंग नहीं की हुई, ठीक है? बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लाइटली ना लें, उसको उसका ड्यू टाइम दें, ठीक है? ओके जी। ये भी इसी तरह की चीज़ है। यहाँ पे अब पॉलीस्टाइरीन आ गया, सेम मटेरियल है। ई चेंज हो गई है, सेपरेशन चेंज हो गई है, निकालना आपने यही है। दिस इज नहीं, अच्छा ये अब पोटेंशियल दे दिया उन्होंने आपको, तो आपने ई डिटरमिन करना है, पी डिटरमिन करना है, और रो पी एस जो सरफेस पोलराइजेशन, जो सरफेस चार्ज है वो आपने करना है कैलकुलेट, ठीक है? तो ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता है। ओके, इसको देखिए प्लीज। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, 5.7 परमिटिविटी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे 2 पिको कूलम है,
सेंटर पे प्लेस किया हुआ है। सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइजिंग, जी बेटा। सर मैं ये कह रही थी वो पिछला वाला ही फार्मूला लग जाएगा जो पिछले वाले सवाल में लगाया था। जी ठीक है बेटा, ठीक है। और फोर्स, इसके बारे में बताइए जनाब। अच्छा, यहाँ पे कोई और चार्ज है, ठीक है, तो कूलम्स लॉ के जरिए से आप फोर्स डिटरमिन कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चले, ठीक है जनाब, थैंक यू। ओके, गुड। ठीक है, ये बस अब यानी यू गेट द पॉइंट कि ये इसी तरह की चीजें हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कॉल्ड continuity equation या continuity of current equation, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जो continuity of current equation है या continuity equation है, ये बहुत मजे की इक्वेशन है और आपको ये बहुत एक अच्छी इंसाइट प्रोवाइड करती है और कहती आपको ये है कि किसी भी जगह पे कभी भी कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो सकती। अगर कभी भी किसी भी जगह पे कोई चार्ज डेवलप होगा या एक्यूमुलेट होगा तो वो चार्ज करंट की फॉर्म में अपनी जगह से फ्लो करना शुरू कर देगा टू सम अदर पॉइंट, जो कि एक लो पोटेंशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन। तो अब आप ये देखिए, जिसका मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ चार्ज तो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और जो फ्लो आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट है या फ्लोइंग आउट, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, राइट। नेट आउटवर्ड फ्लो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड फ्लो की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, और अगर हम चार्ज के आउटवर्ड फ्लो की बात करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों जनाब, किस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट में, ठीक है। जो फ्लो ऑफ चार्ज है दैट इज कॉल्ड द करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें ये कहती है कि अगर किसी भी जगह पे कोई चार्ज एक्यूमुलेशन होगी तो वो वहां से करंट की फॉर्म में फ्लो आउट करना शुरू कर देगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टू सम अदर पॉइंट विद इन द सिस्टम, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा रीड करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज मिल रही है। ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन अ गिवन वॉल्यूम आई आउट, जिसको हम नेट आउटवर्ड करंट फ्लो कह रहे हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ द वॉल्यूम, वो क्या है, आई आउट is j dot ds and that is equal to time rate of decrease of charge, ठीक हो गया। ओके, अगर आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो यू ऑल्सो नो कि j डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट वी, ठीक है। यहाँ तक अभी हमने स्टॉप कर लिया अपने आप को, यहाँ तक हमने अपने आप को होल्ड कर लिया। अब दूसरी बात हमें क्या पता चली कि जो ये करंट है हमारे पास डी क्यू ओवर डी टी, हमने क्यू को देखा तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू रो वी डी वी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, एंड जो ये टाइम है इसको हम अंदर ले आए तो इसको भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इसकी वजह से दिस साइड और इसकी वजह से दिस साइड, हमने जब इनको आपस में कंपेयर किया तो एक साइड पे वी हैव गॉट दिस और दूसरी साइड पे वी गॉट दिस। जब हमने इनको देखा तो नाउ दिस इज आवर continuity of current equation which is telling us कि divergence of current is equal to
या that results in decrease of volumetric charge density per unit time from a particular location, ठीक है, या किसी भी जगह पे if you have a charge density तो it will have a negative, it will create a negative divergence of current, या जिसका मतलब ये हुआ कि current will start flowing out from that particular point, ठीक है। तो this is, ये जो equation है, this is called continuity of current equation and it is derived from the principle of conservation of charge. It states that there is no charge accumulation at any particular point. Total charge leaving the volume is the same as the total charge entering the volume, which is Kirchhoff या Kirchhoff current law, ठीक है, जो कि हमें ये कहता है कि किसी भी नोड पे जो चार्ज एंटर हो रहा है वही चार्ज वहां से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या किसी भी नोड पे जो चार्ज, अगर यहाँ पे कोई करंट आ रहा है तो इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दिस एंड दिस, ठीक है। जी सर। तो नाउ से फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताइए कि किसी भी जगह पे कोई स्टैटिक चार्ज कैसे डेवलप होता है। क्यों जनाब, स्टैटिक चार्ज कैसे डेवलप होता है किसी भी जगह पे? सर जब वो पोल्स में मतलब आ जाए, अगर कोई भी जो मटेरियल है अगर उसके पोल्स बन जाए। जी ठीक है, तो हमें ये तो पता है ना कि स्टैटिक चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं किसी मटेरियल के ऊपर। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, जिस तरह आजकल हमारे पास ये फ्लीस ब्लैंकेट होता है, हमारे वूलन स्वेटर्स होते हैं, स्पेशली सर्दियों में ये काम हो रहा होता है। तो अगर आप उसको रब करें किसी भी मटेरियल को, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जिसकी कोई सर्टेन कंडक्टिविटी है, तो उस मटेरियल के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है जो कि स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। तो लेट अस, तो अब हम उस पॉइंट से कंटिन्यू कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हमने कोई मटेरियल लिया और हमने बाय सम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म उसके ऊपर हमने एक स्टैटिक चार्ज डेवलप कर लिया। अगर हमने किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई स्टैटिक चार्ज हमने डेवलप किया, उसके इनसाइड अगर कोई चार्ज डेवलप हो गया है, तो अब होगा क्या कि बाय वर्च्यू ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, उठो बच्चों, हाथ that charge cannot stay within that particular volume, उसने उसको वहां से मूव करना है, it has to flow out, ठीक है। तो we have this equation, continuity of current equation, we substitute J is equal to sigma E over here, यहाँ पे, तो we get this, यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज व्हाट वी गॉट। ये हमारे पास कैसे आई जनाब, ये इक्वेशन कहाँ से आई है बताएं। सर ये हमने वैल्यूज पुट किए ना इसमें। नहीं नहीं, ये हमने वैल्यूज डेल्टा ई की सर, वो डेल्टा ई की और फिर सिग्मा की, उस जो सिग्मा है वो तो वैसे ही आ गया। नहीं नहीं, ये हमारे पास यहाँ से आया बेटा, ठीक है। जी सर वही कह रहा हूँ ना, डेल्टा और ई की वैल्यू पुट की है। नहीं, ये हम ये वाली फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से आई है ये हमारी, वाली है जी ठीक है। ठीक तो सर वो जो अगली है सर वो उसमें हमने वैल्यू पुट की है। और हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, जी सर। यानी इसको जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। सॉरी एक मिनट बच्चों, ठीक है सर। ओके, तो जब हमने अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर किया, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट नाउ, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब हम इसको इस साइड के ऊपर ले आए तो ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू नाउ 0, विच इज
होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, जहाँ पे ये हमारी इनिशियल चार्ज डेंसिटी है, जो कि हमने स्टैटिक चार्ज जब डेवलप किया था तो ये वहां से आई है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ जब आप इसको ये दोनों लॉग्स, जब आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें या लॉग्स को खत्म करें तो दिस इज व्हाट यू गेट। यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, इट इज टेलिंग अस, ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, ये हमें ये बता रही है कि अगर किसी भी जगह पे कोई चार्ज क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहां से वो चार्ज एक्सपोनेंशियली डिके करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो डिके करेगा तो जो रो वी है वो वहां पे रेजिडुअल चार्ज रह जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा सर इसमें डिके का मतलब क्या है कि वो चार्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा या वो मूव कर जाएगा आगे, मतलब वो जगह छोड़ के आगे चला जाएगा? से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने जिसको रब करके सिंथेटिक चार्ज हमने डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, अब इनसाइड दिस बॉक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे चार्ज हमारे पास डेवलप हो गया। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब ये सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाता है तो तभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज को जिसके ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ होता है, जब आप उसको टच करते हैं तो आपको एक करंट महसूस होता है। ठीक है, बिकॉज चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर डेवलप हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मूव होके इसकी सरफेस के ऊपर आ गया, तो जब वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है तो इस पॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो चार्ज अप हो गई, प्रीवियसली चार्ज इनसाइड द बॉडी था, अब उसकी सरफेस के ऊपर अपीयर हो गया। अब जैसे ही इसको किसी लो पोटेंशियल पॉइंट के साथ इंटरेक्शन मिलेगा तो ये वहां से करंट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपने इसको टच किया या यहाँ पे आपने एक ग्राउंड इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये एक करंट की फॉर्म में यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जो इसका टाइम है, जो एक्सपोनेंशियल डिके का टाइम है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और वो जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट नाउ डिपेंड्स ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हायर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लो इज द रिलैक्सेशन पॉइंट। जिसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जांपल को देखिए, ये दो तरह के मटेरियल्स हैं। दिस इज अ कॉपर मटेरियल एंड जिसकी कंडक्टिविटी समथिंग 10 raised to the power 7 है, एंड दिस इज क्वार्ट्ज जिसकी कंडक्टिविटी 10 raised to the power minus 17 है। दोनों पे अगर आप इसका रिलैक्सेशन टाइम स्टडी करें तो दिस इज 10 raised to the power minus 19 seconds। ठीक है, लेकिन सेम चार्ज एक पुअर डाइलेक्ट्रिक, एक ऐसे मटेरियल के लिए जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो जिसका हाई है, जिसकी परमिटिविटी अच्छी है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी काफी पुअर है। ठीक है, तो अ गुड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, नॉन कंडक्टर बट गुड डाइलेक्ट्रिक, उसके ऊपर देखें दैट चार्ज इज टेकिंग 51 days या 52 days टू फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज गुड फॉर स्टोरिंग चार्ज एज कंपेयर टू अ कंडक्टर। इसी वजह से कैपेसिटर्स जिनका काम चार्ज स्टोरेज होता है, हम उनको गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर देते हैं, क्योंकि कैपेसिटर्स को के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उनके दरमियान में कोई चार्ज डेवलप हो भी जाता है तो भी वो उस जो दरमियान में जो हमने मटेरियल रखा हुआ है या कैपेसिटर की सरफेस के ऊपर अपीयर नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो के कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं लेटर ऑन, लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर वो चार्ज अपीयर नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट चार्ज टू अपीयर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो this is the advantage of using a dielectric material as a charge storing device. सर कोई ऐसा मटेरियल भी होता है जिसमें एक्सपोनेंशियली ना हो, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड ना हो चार्ज डिके का?
बेटा एज पर दिस रिलेशन जो कि लीनियर मटेरियल्स हैं जितने भी, उनमें एक्सपोनेंशियल डिके ही होगा। अगर कोई नॉन लीनियर मटेरियल्स होंगे तो फिर उसमें ये वाली जो इक्वेशन है ये वैसे ही उसमें फिट नहीं आएगी, या d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई जो ये वाली इक्वेशन है ये फिट नहीं होगी। तो वहां पे हो सकता है कि रिलैक्सेशन टाइम एक्सपोनेंशियल ना हो, लेकिन एज फार एज लीनियर मटेरियल्स आर कंसर्न उसमें ऐसा ही है, उसमें एक्सपोनेंशियल डिके ही है। ओके सर। ठीक है, जी तो सर। आई थिंक इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर दैट इज़ ऑन थर्सडे, वो हम करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। बिल्कुल अब हमारी यानी थोड़ा सा इसमें काम रह गया। बाउंड्री कंडीशंस इज द लास्ट टॉपिक। और जी, तो आई थिंक वीड बी एबल टू डू इट इजीली ऑन थर्सडे, कोई इशू नहीं होगा हमें। कोई अगर बात है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम इसको ख़त्म करते हैं। सर टिकट देखते हैं आप सर? सॉरी बेटा। टिकट देखते हैं आप?